Saya Ratsu Amerika गया भाई। बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले, 25 लाख वाले अब 10 लाख में हो, लेकिन आप करोगे कब? भाई 2011 में इतनी जल्दबाजी रहती, इतनी मनसा साफ रहती तो फटाफट गिन लेते। इसमें क्या है? तो अभी बीच में बिल में मौसम बेमौसम बरसात कराने की हल्का बूंदाबांदी की जगह आपने बौछार करा दिया चुनाव के बीच में। क्या हो सकता है इसका मतलब? हमको लगता है लैक ऑफ सीरियसनेस है, नंबर एक। और ये भी मानता हूं, मैं मानता हूं कि अगर लैक ऑफ सीरियसनेस के साथ साथ हो सकता है, एक डबल ट्रैप शूटिंग में होता है, आप जानते होंगे डबल ट्रैप, जो उसमें ना निशाना 2 बार ऐसे निकलता है, एक बार मार देना उसको, फिर दूसरे को मारिएगा तो फिर आप मजबूत कहलाइएगा, आपका ज्यादा नंबर मिलेगा। हमको नहीं लगता है सरकार का एजेंडा जो है अभी पूरा हो गया कि हम यहाँ हार गए, ये नहीं है, ये फिर लाएंगे। मेरी शंका ये है कि ये फिर लाएंगे और शायद अभी इस बार ज्यादा कोशिश करके लाएंगे, है कि नहीं? हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन बात ये है, ईमानदारी से बताइए ना, अपना असेसमेंट बताइए, इसमें से किसको फायदा हुआ? ये 2 दिन का सत्र जो चला है, इसमें किसको फायदा नुकसान हुआ है? मुझे लगता है तात्कालिक रूप से अगर मतलब संसद में किसी बिल पर इस देश की सार्वभौम सर्वकालिक मजबूत सरकार का एक कोई बिल गिरता है तो किसको कहेंगे आप फायदा हुआ, किसको घाटा हुआ? आप ही तय कर दीजिए। हमको तो लगता है कि अगर जानबूझ के भी हारा गया है तो भी घाटा होने का है, और अगर चुनावों में फायदा लेना है तो 3 रोज में कितना आप बखान कीजिएगा, है ना? आप अपना ही एडवर्टीजमेंट कराइए ना भाई। मोदी जी तो कह रहे थे कि सबका एडवर्टीजमेंट छाप देंगे, तो आज क्या छापेंगे एडवर्टीजमेंट, ये बताइए। ये 3 रोज में क्या होगा? अभी तो हम लोग देख रहे हैं, आज संडे है, अभी तक तो लग नहीं रहा है कोई इश्तेहार आया है। कहीं पहले ही से छपवा के रखा हुआ बंगाल के लिए तो हम नहीं कह सकते। बात ये है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात है। हमें तो लगता है कि भाई अगर कहिएगा मर्दबादी और ये, अभी हम हर्षवर्धन जी पे टिप्पणी करना भूल गए। इन्होंने आज कहा, ये वो व्यक्ति हैं, मुझे याद है मेरे साथ डिबेट में ये जाति जनगणना की मांग करने वाले लोगों को ये भी कहते कि ये विध्वंसकारी हैं और ये देश को बांटने वाले लोग हैं। हमको याद पड़ रहा है। तो माना किसने जाति की जनगणना? बोलिए ये विध्वंसकारी है। अगर ये बोल दे तो मैं भी मान लूंगा कि अगर जात नहीं गिना जाता है उसके आधार पर करना है तो कल ही कर। नहीं यार, तो उल्टा हो गया भाई। तो उल्टा हो गया भाई कि जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो असली सवाल क्या है? ये बात ठीक है कि अभी कहा जाएगा कि विपक्ष का बिल पास कराए, लेकिन ये बिल सामान्य बिल नहीं है ना। महिलाओं को अधिकार देने वाला बिल है, जिसको विपक्ष कह रहा है कि हमारी जवाबदेही नहीं है पास कराने की। सरकार कराए तो कराए, और सरकार के पास नंबर नहीं। तो बात तो वहीं घूम फिर कर आ गई ना। अब तो बड़ा स्पष्ट हो गया, सरकार चाह रही है लेकिन सरकार के पास नहीं ऐसा नहीं, 3 जैसा नंबर नहीं है। 303 जैसा नंबर होता तो आज ये बात नहीं होती, तब जवाबदेही की बात ही नहीं आती। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, मोदी सरकार की मंशा वो एकदम ठीक थी, विपक्ष उसके पास नंबर थे, विपक्ष ने उन नंबरों का उपयोग महिला आरक्षण के खिलाफ रोड़ा अटकाने में किया। एक लाइन की बात है। हर्षवर्धन जी, और एक ही लाइन में आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, विपक्ष की मांग हारना था। दरअसल इस चुनाव को बंगाल पोलिंग के 3 दिन पहले क्यों लाया गया? 23 तारीख को वहां पोलिंग है, 16, 17, 18 को आप वहां पे करा रहे हैं। कम से कम जितना मुझे ध्यान पड़ता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब चुनाव के बीच में संसद को बुला के उस पर किसी बिल को पास कराने की कवायद की जा रही। अन्यथा अभी तक की परंपरा ये थी कि अगर कहीं चुनाव होते थे तो ये कहा जाता था संसद के सत्र को थोड़ा कम कर दीजिए ताकि लोगों को चुनाव का मौका मिल जाए। अगर सरकार वाकई में गंभीर होती तो 2 हफ्ते पहले जो संसद का सत्र चल रहा था उसमें ही इस बिल को ले आती, या अगर सरकार इसको लेके गंभीरता के साथ लागू करना चाहती थी, विपक्ष को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहती थी, तो 4 मई को नतीजे आने के बाद इस पर चर्चा कर लेती। 2 दिन नहीं बल्कि 1 हफ्ते कर लेती, थ्रेडबेयर चर्चा कर लेती, उसके पहले ऑल पार्टी मीटिंग कर लेती, वहां भी विपक्षी दलों का कमिटमेंट ले लेती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ
और सरकार को यह मालूम था कि उसके पास लोकसभा के अंदर 360 सांसद नहीं है और राज्यसभा के अंदर 163 सांसद नहीं है, तो जाहिर सी बात है 2/3 बहुमत जब नहीं है तो आप इसको नहीं पास करा सकते थे। तो क्या सरकार ने विपक्ष को आउटरीच करके 360 सांसद की कोशिश की? कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है, किसी और की जानकारी में हो तो बात अलग है। तो इसका मतलब यह था कि सरकार ये जानती थी कि जब वो बिल लेकर आएगी तो ये बिल संसद के फ्लोर पर गिर जाएगा, और जब गिर जाएगा तब हम ये बहुत चिल्ला चिल्ला के कहेंगे। और आज देखिएगा कल से जिस तरीके से चिल्लाहट शुरू हो गई है कि विपक्ष तो महिला विरोधी है, महिला बिल को गिरा दिया। हकीकत यह है कि महिला बिल तो 2023 में ही पास हो चुका और सर्वसम्मति से पास हुआ है, तो महिला बिल तो नहीं गिरा। गिरा क्या है? डिलिमिटेशन। और अगर सरकार वाकई में गंभीर होती तो 2021 में चलिए, आपसे जनगणना नहीं हुई, आप 22 में भी चले, कोविड का मोमेंटम था और आप नहीं करा पाए, 23 में करा लेते, 24 में कराते, 25 में कराते। आप 26 में आके आप जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्यों? जो सरकार जनगणना नहीं करा पा रही है वो सरकार 1 महीने के अंदर SIR कराने की बात करती है। इलेक्शन कमीशन करा 1 महीने के अंदर SIR करा देंगे हम। तो मेरा कहना यह है कि अगर सरकार वाकई में ईमानदार होती तो जो 2023 में जो बिल था उसी बिल में कहती कि 543 में हम 1/3 बहुमत, 1/3 आंकड़ा जो महिलाओं के लिए आरक्षित करते हैं। और हम और आप कम से कम एक मसले पर तो सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी एक ऐसा मर्द नहीं होता जिसकी हिम्मत होती और कहता कि मैं प्रधानमंत्री के इस फैसले के खिलाफ हूं। कम से कम बीजेपी में तो ये नौबत नहीं आती। एक अनुशासित पार्टी है, सब वह प्रधानमंत्री की बात को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको देव पुरुष मानते हैं। तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हो जाती है, कहती है कि आपका जो 33% का आरक्षण है ये एक दैवीय है और इसको हम अभी मान लेते हैं। और हम लोग अपनी जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमने नर्स किया वो हम छोड़ देंगे। कौन छोड़ता है आशुतोष, आपको भी हेलो, देखते हैं कि हालत बिगड़ने वाली है। और जितने लोग हैं वो पता नहीं क्यों ये बात नहीं कह रहे। भैया 2023 वाला भी लागू करने के लिए तो परिसीमन करना पड़ेगा, थोड़ी तो समझदारी की बात करें। मैं देख रहा हूँ कि गजब विद्युतापूर्ण चर्चा हो रही है। 2023 में वो लागू हो गया, ठीक बात है, लेकिन आपको लागू करने के लिए परिसीमन ही करना पड़ेगा। परिसीमन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोई और संवैधानिक तरीका हो तो बताएं। और संविधान के दायरे में भी इसीलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। बार बार सदन को सर्वोच्च अधिकार इसीलिए दिया जाता है कि जब जो लोग होंगे वो तय करेंगे, जिसको देश का मानस कहते हैं, उसके लिहाज से संशोधन करेंगे। तो इसमें क्या बुराई थी भाई? ओके विजय जी, इसका तो मतलब हो गया कि और 2 साल आगे खिसक गया। 2011 वाली से भी क्या हम करके 2029 में कर सकते कि नहीं कर सकते? क्योंकि डिलिमिटेशन, इसमें एक बात समझिए, बहुत बड़ा मामला है ये। 543 को 850 सीटों में करने के लिए डिलिमिटेशन में पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग है। ये बहुत छोटा काम नहीं है। पिछली बार जब डिलिमिटेशन हुआ तो 6.5 साल लगे, जबकि सीटें वही थी करीब करीब। अब यदि 200-300 सीटें बढ़ जाएगी तो ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस बहुत बड़ा है। मुझे नहीं लग रहा कि आज भी ये बिल पास हो जाए तो इतनी जल्दी करके आप डिलिमिटेशन में लागू कर पाएंगे। हाँ, 29 में लागू, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। करना चाहेगी तो सरकार कुछ भी कर सकती है कि उस पर कर सके और वो वहां पर आ जाए। और दूसरी बात, ये तर्क भी अब महिलाओं को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। देखिए, इतने लंबे समय से मांग हो रही है ये कि एमपीज का जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है कि वो 25 लाख 30 लाख पर कर रहे हैं, तो सीटों की जो जनसंख्या है, वोटर संख्या है, वो कम की जाए। तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। दूसरा फायदा जो हो रहा है वो ये भी हो रहा है कि 181 की बजाय 272 महिलाओं को मौका मिल रहा है। इसको ये भी दिलचस्प है। 181 की बजाय 200। अब फैक्ट्स पर एक बात करते हैं ना हम लोग। 181 की बजाय 272 हो जाएगी तो किसका विरोध होना चाहिए? महिलाओं को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन अब क्या सरकार का ये आफ्टर थॉट, फिर से मैं बेसिक सवाल पर आता हूं, 2024 की 240 सीटों की वजह से आया? असली सवाल ये है। ये असली सवाल है ना। अब दूसरी बात, अभी तक सर, मानक सर, हम सब विद्वान लोग बैठे हैं, अभी क्या हो रहा है, पिछले 2-4 साल से संसद नहीं चलती। तो एक नया नैरेटिव, पहले हम सुनते थे कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ठीक है। फिर नया नैरेटिव आया कि भाई नहीं, संसद चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है, सरकार की भी होती है। मान ली बात, क्योंकि दोनों लोग ही बैठते हैं। अब पहली बार मैं सुन रहा हूं कि विपक्ष ने ये बिल गिरा दिया, मतलब बिल पास कराने की जिम्मेदारी भी विपक्ष की है।
ये नया पार्लियामेंट्री प्रोसेस या नैरेटिव नया गढ़ा गया है। अभी तक संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की थी, उसको आपने कहा तो हमने मान लिया कि विपक्ष की भी है। अब बिल पास कराने की जिम्मेदारी भी सरकार की है कि नहीं, विपक्ष की है, क्योंकि विपक्ष की वजह से पास नहीं हुआ। भाई साहब ये बताइए कि विपक्ष ये बिल, यदि ये, इसको एक और बारीक बात कह देता हूँ फिर आप छोड़िएगा, कि यदि ये बिल सरकार को पास कराने की मंशा थी, मुझे मंशा पे कोई शक नहीं, प्रधानमंत्री जी की भी नहीं, सरकार की भी मंशा पर शक नहीं, क्योंकि वो लगातार इस बिल को पास कराने की बात कर रहे हैं। अगर ये बिल पास नहीं हुआ है ना, मानक जी को शो कर रहे हैं, उसकी टीआरपी एकदम डाउन हो जाती है, कौन जिम्मेदार है? मानक जी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उसमें मान लो विजय जी भी बैठते हैं शो में, तो ये कहेंगे भाई इनको मत बैठाइए। मतलब एक किसी की अकाउंटेबिलिटी होगी ना। ये बिल गिर गया, ये बिल पास नहीं हुआ, तो क्या सरकार ने जिम्मेदारी तय की है कि ये बिल किसकी वजह से गिरा? वो कहते हैं विपक्ष की वजह से गिरा। नहीं, तीन सरकार का बिल है ना, सरकार को एक्सरसाइज करनी थी ना। तो एक आदमी जिम्मेदार होता है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, जो फ्लोर मैनेजमेंट देखता है, क्या सरकार ने उनकी जिम्मेदारी तय की है। दूसरा मिनिस्टर होता है जो लॉ मिनिस्टर है, जिन्होंने बिल को बनाया, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन था नहीं था, इस वजह से सहमति ही नहीं बनी, तो वो जिम्मेदार है। क्या सरकार ने उनकी जिम्मेदारी तय की? मैं पूछ रहा हूँ, मैं सवाल नहीं आप करता। ये मानकर ये जिम्मेदारियां तय कर रहे हैं। हमको तो लगता है सुपर हरकुलस बन के आई है। आप यही कहलवाना चाहते थे कि बहुत मजबूत बन के निकली है, यही कहेंगे। दूसरी बात, अब तो ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं, बाकी विद्वानों ने सब कुछ कह ही दिया है। मेरे बस 2-3 सवाल हैं, आज कुछ बोलूंगा नहीं, बस सवाल करूंगा। ये दुनिया जो है आगे जाती है ना। कोरोना तो है नहीं कि जनसंख्या घट जाएगी, जनसंख्या बढ़ती रहती है। हर साल एक इजराइल और ऑस्ट्रेलिया जुट जा रहा है भारत में, है? आपके यहाँ 16 साल से जनसंख्या गिनी नहीं गई है। अमित शाह जी को पता है अपने परिवार के बारे को छोड़ करके कि क्या है जनसंख्या, उनके गांव का, उनके वार्ड का कुछ है क्या? मैं एक पता बात होगा, ये कैसा सवाल है? अमित शाह जी को नहीं पता होगा, चुन के आते हैं। या आपको पता होगा, अमित शाह को पता होगा, हम लोग को तो नहीं पता है कि हमारे कॉलोनी की जनसंख्या क्या है। अरे सारे नेताओं है को ना? पता होता है, जमीन पे रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं वो। जमीन पे तो रहते हैं, आजकल जमीन पे रहता है। आपको तो यही अच्छा एक बात काम है। करिए, अभी आशुतोष से पूछ लीजिए चांदनी चौक का, अभी आज भी डिटेल बता देंगे सारी। जनगणना की बात कर रहे अरे हैं। तो 2000 भाई आप लोगों ने देख लिया ना भाई। भाई अगर वीडियो में यार थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो जावे ना भाई, तो यार चैनल को लाइक